हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर हमारी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन आपको नहीं मिला था, तो आज अपन इस सेशन में 2 दिन का जो हमारा कल प्रीवियस डे का जो पार्ट छूट गया था उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब अपन ये मानकर चल सकते हैं कि आज के सेशन में अपन 50 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट करने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको लास्ट तक कनेक्टेड रहना है। हो सकता है कि आज के सेशन में से ही होपफुली 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आ जाए। ठीक है, तो यदि आप ऐसा कंसीडर करके चलते हो कि हर सेशन में जितने भी सेशन हमारे होते हैं, हर सेशन में हम कुछ ऐसा पढ़ रहे होते हैं कि वो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोचकर यदि आप चलोगे, हर एक क्वेश्चन को ऐसे कंसीडर करके चलोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आ सकता है, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी और आपको अगेन रिवाइज करने की उसको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप हमारा CDP का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, विच इज़ 8770803840, और आप हमें 9977651282 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस किस तरीके से मिलेगी, कैसे दी जाएगी, पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा, सारे नंबर पर यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो बता दिया जाएगा। डेमो क्लासेस कैसे देखनी है, तो डेमो क्लासेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं कि आपको क्लासेस किस तरीके से मिलेगी और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, और कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू योर स्टडी, ठीक है, आप हमें नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आप www.layer3education.com वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, विच इज़ CTET MPTET STET Layer 3। ठीक है, उसमें आपको सारे PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य प्रेरणा मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन आप बोल सकते हो इसे, या फिर एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन आप इसे कंसीडर कर सकते हो। 2 मोटिवेशन होते हैं, एक इंटरनल होता है या फिर इंट्रेंसिक होता है जो हमारे अंदर से आता है, दूसरा हमारा एक्सट्रेंसिक होता है या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो कि बाहरी रूप से प्रोवाइड किया जाता है। लाइक हम बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं कि चॉकलेट अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो देन हम आपको चॉकलेट देंगे। जैसे अभी बड़े बच्चों को यदि आपने 12th एग्जाम क्लियर कर ली, 10th क्लियर कर लिया, तो आपको सेल फोन मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आते हैं। तो अभी आपसे पूछा गया था कि कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? वेतन होना, प्रशंसा मिलना, जुनून पेशन होना, या फिर पदोन्नति होना। तो देखो, वेतन बच्चों को मतलब एक तरीके से चॉकलेट मिल रही है तो उस तरीके का एक तरीके से हम लोग उसको लालच दे रहे हैं, तो वेतन भी कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आता है, इसी कैटेगरी में आता है, तो वेतन नहीं हो सकता है। प्रशंसा, बाहरी प्रशंसा मिलती है तो वो भी एक आउटर हो गया। ठीक है, हमसे पूछा था बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, मतलब कि आंतरिक प्रेरणा क्या है? सीधा सा समझ लो कि आंतरिक प्रेरणा क्या होगी। जब भी आपसे पूछे नहीं तो इसका जस्ट अपोजिट आंतरिक प्रेरणा क्या होगी, तो जुनून हमारी आंतरिक प्रेरणा है। किसी भी कार्य करने का जुनून हमारे अंदर से आता है। ठीक है, कोई बाहरी मोटिवेशन मिल रहा हो, लेकिन आएगा कब? जब तक आप खुद से सेल्फ रेडी नहीं होगे। तो पैशन, जुनून हमारा जो है इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक प्रेरणा के अंदर आता है। पदोन्नति, बाहरी आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपको प्रमोशन मिल गया, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गया, आपका वेतन इंक्रीज हो गया, लोग आपको प्रेज कर रहे, प्रशंसा कर रहे, तो ये सारे हमारे बाहरी मोटिवेशन, बाहरी बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नहीं किया था हमने प्रीवियस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 को वापस से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कोहेलबर्ग निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन यानी कि जो ओरिएंटेशन है वो कोहेलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण में आता है? याद करिए कोहेलबर्ग की थ्योरी, उसकी स्टोरी को याद करिए कि उन्होंने क्या स्टोरी बताई थी कि एक महिला जो रहती है वो मरने वाली होती है कैंसर से, उसका हस्बैंड मेडिकल जाता है, वहाँ से चोरी करके लाता है दवाई वगैरह। ठीक है, तो वो पूरी स्टोरी है। उन्होंने नैतिकता के चरण बताए थे, 4 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे थे और फिर देखा था कि हर एक लेवल का बच्चा जो है किस तरीके से आंसर करता है। मैंने आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने 2 अलग अलग, एक बाल्यावस्था वाला और एक किशोरा वाला अवस्था वाला जो बच्चा है, उनसे हमने क्वेश्चन पूछे थे, फिर उनकी थॉट प्रोसेस देखी थी कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, वही वाला सेशन हमने देखा था, तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि पारंपरिक नैतिकता के चरण में कौन सी चीज़ आती है? बच्चे नैतिकता को फॉलो करते हैं,
ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ होती है हर एक व्यक्ति की अपनी, तो वो कौन से चरण के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलता, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता या फिर सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सामाजिक सहानुभूति और विवेक। देखो बच्चा, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या उस व्यक्ति को, थोड़ी सी स्टोरी यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आपको मैं अभी रिकॉल करवा देती हूँ। उसमें ऐसा रहता है कि एक कपल रहता है, ठीक है, उसकी वाइफ को कैंसर रहता है। वो जब हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर से बोलता है इनका इलाज कर दो, इनको कैसे भी करके बचा लो। तो डॉक्टर बोलते हैं एक दवाई आई है। उस टाइम पर कैंसर का कोई इलाज नहीं होता था, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास वो दवा थी मेडिकल पे जिससे उसका इलाज हो सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, ठीक है। तो वो व्यक्ति उसको परचेस नहीं कर पाया। उसने बोला वो मनी बाद में दे देगा, बहुत सारी उसने मिन्नतें करी, बट उस मेडिकल वाले ने अलाउ नहीं किया कि वो इस अकेली दवा है जिससे वो मिलीनियर करोड़पति बन सकता है। उसने उस दवा को कम पैसों में देने के लिए मना कर दिया। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, उसकी वाइफ को बचाने के लिए वो रात को मेडिकल में जाता है, उसका ताला तोड़ता है और वो दवाई चुरा कर अपनी वाइफ को दे देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि यहाँ पर चोरी करना, हम लोग बोलते हैं चोरी करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन किसी की जान बचाना वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति क्या करेगा, किस चीज़ को कंसीडर करेगा, किस पाथ को फॉलो करेगा? क्या वो अपने नैतिक मोरल वैल्यूज़ जो है उसको ऊपर रखेगा कि चोरी करना पाप है तो मुझे चोरी नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो सारे ऑप्शन जो भी उसके पास अवेलेबल थे कि वो बाद में प्रोवाइड कर देगा, मनी, मिन्नतें करना, हाथ जोड़ना, सब कुछ वो कर चुका था, लेकिन मेडिकल वाला इस चीज़ के लिए अग्री नहीं होता है। तो उसके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा था चोरी करने का, जो कि उसने किया और उसकी वाइफ को उसने बचा लिया। तो ये चीज़ें क्या शो करती है? ये चीज़ें हमारा एक सोशल कंसर्न शो करती है कि व्यक्ति किस प्रकार से चीज़ों को कंसीडर करता है, किस प्रकार से चीज़ों को देखता है। कभी कभी मोरल वैल्यूज़ के आगे भी उसे अपनी जो नीड्स होती है, पर्सनल नीड्स जो होती है, उसे अब खुद को कंसीडर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें सोशल कंसर्न और विवेक के बारे में बताती है कि आप चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्शियस है। वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, ठीक है। हर कोई अपनी फैमिली वगैरह से बहुत ज़्यादा लव करता है, उसकी केयर करता है। तो ये चीज़ें कॉन्शियसनेस के अंदर आती है। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो इसी बारे में बताता है, किसके बारे में? सामाजिक सहानुभूति और विवेक के बारे में, कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने विवेक का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप खुद को एक आइडियल मानकर चले। आइडियल कैसे मानना है? लाइक आइडियल इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके खुद के जो प्रॉफिट होते हैं, लाइक हम खुद को सर्वोपरि नहीं रख सकते। हमारे लिए सबसे बड़े कौन होते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि उनके लिए हम लोग पूरा, हमारा जो डेडिकेशन होता है वो पूरा बच्चों के लिए होता है, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उसमें आप खुद का लाभ नहीं देखेंगे, खुद का प्रॉफिट नहीं देखेंगे, ठीक है। आइडियली ऐसे ही मानकर आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आपका वेतन बढ़ जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। खुद को एक आइडियल मानकर चलो कि मैं टीचर बनने जा रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डेवलपमेंट करना है, उनको अपने भविष्य की ओर अग्रसर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ मानकर चलोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। सेम क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम लोग। जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले ही बिफोर 1 वीक एक सेशन कंप्लीट किया था जिसमें हमने निर्देशन और परामर्श के बारे में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं बच्चों को सजेशन देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो पूरा सेशन हमारा इसी पर बेस्ड था। तो टीचर ही एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है और एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो उसका टीचर का कार्य क्या होता है? बच्चों को कोई भी परेशानी आ रही तो उसको सॉल्व करना। यदि वो किसी मेंटली मतलब परेशानी से जूझ रहा है तो उसकी काउंसलिंग करना, कहाँ परेशानी आ रही है, उन सब चीज़ों को जांचना परखना टीचर का कार्य होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि टीचर इन कार्यों में व्यस्त है, मार्गदर्शन और परामर्श में टीचर व्यस्त है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया? टीचर ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहा है, उसके ऊपर कौन सी परिस्थितियाँ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो ऑप्शन अभी हम लोग देखते हैं। शिक्षक का व्यवसाय, शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, इसीलिए वो बच्चों का मार्गदर्शन और परामर्श कर रहा है। अपना व्यावसायिक विकास मतलब कि कहीं ना कहीं वो खुद का देख रहा है कि मेरा व्यावसायिक विकास मतलब मेरा अच्छा से वेतन बढ़कर आएगा,
5-6 हज़ार, या फिर डिपेंड करता है कि मेरा वेतन मुझे बढ़कर मिलेगा अगर मैं इन कामों में व्यस्त रहता हूँ। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकता है, वही कि टीचर को प्रमोशन यहाँ पर मिल सकता है, उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, उसकी प्रशंसा होगी। तो इसके लिए टीचर मार्गदर्शक और परामर्श के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, शिक्षक के मार्गदर्शन में टीचर जब बच्चों को गाइड कर रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र जो है अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। मतलब बच्चे खुद को सिक्योर फील करेंगे कि हाँ टीचर हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस जा रहा है, बाकी दो तो नेगेटिव जा रहे हैं, तीसरा पॉजिटिव जा रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है, बच्चों को ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, इसलिए टीचर एज अ मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, एज अ गाइडर के रूप में कार्य कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चे खुद को सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। बच्चे खुद को ज़्यादा एंगेज्ड महसूस करेंगे, वो कार्य में व्यस्त रहेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पहला तो वैसे ही गलत हो गया था क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लालच वाला चीज़ समझ आ रही है कि टीचर अपना खुद का एक तरीके से प्रॉफिट देख रहा है, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ हो सकता था, यहाँ पर बच्चों को स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, तो यहाँ पर बच्चे खुद का वो देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर मुझे अटेंशन दे, मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर सेट नहीं हो रही है, इसमें बच्चे का लालच शो हो रहा है। ठीक है, तो आंसर एक ही सही हो रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। समझो इस चीज़ को, कहीं ना कहीं ये सिद्धांत हमारा जीन पियाजे से संबंधित हो सकता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता हो। ये सिद्धांत क्या है, संरक्षण का सिद्धांत, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत, या फिर जीववाद का सिद्धांत। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक जीन पियाजे वाला सिद्धांत बताती हूँ। देखो 4 अवस्थाएं होती है टोटल जीन पियाजे की। सबसे पहली होती है हमारी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, पहली कौन सी होगी, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट स्टेज। ठीक है, और फोर्थ आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हमने इसमें देखा था कि संवेदी, एक क्वेश्चन हमने किया था कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में व्यक्ति या फिर बच्चा जो है, क्योंकि ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक ये चलती है हमारी, 7 से 11 वर्ष तक, और ये 11 वर्ष से बड़े बच्चे जो होते हैं उनमें होती है हमारी किशोरावस्था जो हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करेंगे, क्या वो संवेदी गामक अवस्था है। 4 ऑप्शन सेम हमारे पास रहते हैं जिसमें से हमें आंसर करना होता है कि जीन पियाजे की जो संवेदी गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसके अंदर बच्चे जो है अपने वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। जिससे कि बच्चा एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि अपन इस चीज़ को समझे संवेदी गामक अवस्था को, तो जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसे पता है कि जब उसे भूख लग रही है तो उसे क्या करना है, रोना है। तो रोने से क्या होगा, सामने वाले को समझ आ जाएगी कि हाँ बच्चा रो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसे भूख लगी होगी। क्योंकि वो बोलकर अपने भाव प्रकट नहीं कर सकता है, बोलकर नहीं बता सकता इतनी छोटी स्टेज में, तो वो रोकर अपने भावों को प्रकट करता है। तो ये वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करती है। तो अभी हमसे पूछा था, डेफिनेशन दी हुई है वस्तु स्थायित्व की कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है, वो तब भी प्रेजेंट रहेगी। तो ये चीज़ कौन सी बताती है, वस्तु स्थायित्व का भाव बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने के महत्व के ऊपर जोर दिया है। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो है किस सिद्धांत के ऊपर जोर देती है, मतलब किस चीज़ के ऊपर इन्होंने महत्व दिया या किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, प्रेरणा को, पुरस्कार को, प्रशंसा को, या फिर दंड को। तो यहाँ पर किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, मोटिवेशन को। मतलब यहाँ पर बच्चे को यदि मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो इससे बच्चा उस कार्य को करने के लिए तत्पर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। मोटिवेशन को इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास।
दंड और प्रोत्साहन किस चीज़ के घटक है? व्यवहारवाद सिद्धांत के, डिज़ाइन आधारित अनुसंधान के, मानवतावाद सिद्धांत के, या फिर संयोजकता सिद्धांत के, ठीक है, कनेक्टिविज्म थ्योरी के। तो हमने देखा था दंड और प्रोत्साहन कब मिलता है, ये किस व्यवहारवादियों के द्वारा बताएगा, क्योंकि हमने व्यवहारवादियों में एक तो शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनल थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, पावलोव की, जिसमें उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हमने एक और थ्योरी पढ़ी थी थॉर्नडाइक की, ठीक है, उसमें भी दंड तो नहीं बट हाँ प्रोत्साहन मिल रहा था बिल्ली को, उसके वहाँ पर सामने मछली का टुकड़ा रखा था, उससे क्या हो रहा था, उसके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा था, ठीक है। एक थ्योरी और अपन ने चूहे के ऊपर पढ़ी थी, स्किनर की, बीएफ स्किनर की, जिसमें वहाँ पर उसको दंड मिल रहा था। दंड कैसे मिल रहा था, जैसे ही वो विंडो से बाहर झांकने का प्रयास करता है चूहा, उसके नोज पर हथौड़े की पड़ती है, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट यही था, ठीक है। जैसे ही हथौड़े की पड़ती है तो वो वापस छुप कर बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आता है, फिर वापस से वही सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो चूहा जो है चुपचाप जाकर कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि बार बार उसे दंड मिल रहा था, ठीक है। और प्रोत्साहन कैसे मिलता है, प्रोत्साहन जैसे कि बिल्ली जो थी उसके सामने खाना रखा हुआ था और बार बार उसे पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि बार बार लीवर दबने से उसके पिंजरे का दरवाज़ा खुल रहा था, तो उसे एक तरीके से प्रेरणा मिल रही थी, मोटिवेशन मिल रहा था, जिसकी वजह से वो उस कार्य को बार बार कर रही थी। और उस चूहे को यहाँ पर बार बार दंड मिल रहा था, जिससे ऐसी सिचुएशन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर वो कार्य नहीं करता है और चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तो दंड और प्रोत्साहन किसके घटक है, व्यवहारवाद सिद्धांत के। व्यवहारवाद में यही बोला जाता है, बिहेवियरिज्म थ्योरी यही बोलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, आंतरिक प्रेरणा या बाहरी मोटिवेशन हो सकता है, जिससे वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, मोटिवेटेड, और उस कार्य को 100% अपने डेडिकेशन के साथ करेगा। दंड और प्रोत्साहन व्यवहारवादी सिद्धांत के घटक हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और संज्ञानवादी सिद्धांत किसका हो जाएगा, संज्ञानवाद में अचानक से सूझ का विकास। सेम क्वेश्चन अगर बन जाए कि सूझ और समझ का विकास, सूझ व समझ का विकास, ठीक है, सूझ और समझ का विकास किसके घटक है, तो ये संज्ञानवादियों के। ऑप्शन में आपको संज्ञानवाद दिखेगा या फिर गेस्टाल्टवाद दिखेगा। सेम बोलता है कि व्यक्ति जो होता है सूझ और समझ के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये कौन सी थ्योरी, संज्ञानवाद थ्योरी या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, गेस्टाल्ट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्णता, ठीक है, पूर्णता के ऊपर बल देते हैं, आपको ज्ञान का जो विकास है वो अचानक से होगा, ठीक है, तो वो संज्ञानवाद होता है, पूर्णता होता है, तो आंसर आपका गेस्टाल्टवाद हो जाएगा। अभी दंड और प्रोत्साहन के बारे में पूछा है तो ये आपका व्यवहारवाद सिद्धांत हो जाएगा, बिहेवियरिस्ट थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करती है, विविध प्रदर्शन का, वर्ष अंत मूल्यांकन का, रैखिक प्रदर्शन का, या फिर अनुशासनात्मक मूल्यांकन का। अभी हमसे पूछा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, तो ये विविध प्रदर्शन, डाइवर्जेंट एक्सपोजर को करती है, इसका उपयोग करती है। मतलब बच्चे जो हैं, हम लोग वही साइकोलॉजिकल वे में ही देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे की एज, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। तो ये डिपेंड करती है विविध प्रदर्शन के ऊपर, ठीक है। विविध प्रदर्शन मतलब बच्चों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वैसे डाइवर्जेंट एक्सपोजर होगा, हमें बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होगा, सिर्फ एक मेथड या फिर एक अप्रोच को यहाँ पर हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो वर्ष अंत मूल्यांकन तो होगा ही नहीं, वर्ष के अंत में मूल्यांकन करोगे तो पुराने समय में चला आता था, पूरे साल भर पढ़ो, लास्ट सेम एक पूरा जो साल है उसके लास्ट में एक एग्जाम होती थी। रैखिक प्रदर्शन ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं है, और डिसिप्लिनरी फोर्स, अनुशासनात्मक बल जो है वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं होगी बाल केंद्रित शिक्षण में। तो क्या हो सकता है, विविध प्रदर्शन, डाइवर्जेंट एक्सपोजर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, OCD का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर, दूसरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अपोजिशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर अपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो ये कंपल्सिव डिसऑर्डर है, अपन पढ़ते हैं OCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। देखो इसके अंदर होता यही है कि बच्चा जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उसका अपने जो संवेग जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है,
समान लिंग मित्रता, मतलब आप आपके लिंग वाले बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना ज़्यादा पसंद करते हो, ये कौन सी अवस्था हो सकती है? प्रारंभिक किशोरावस्था हो सकती है, प्रारंभिक बचपन हो सकता है, मध्य किशोरावस्था हो सकती है, या फिर मध्य बचपन हो सकता है। तो अर्ली एडोलसेंस जो स्टेज होती है उसके अंदर बच्चा जो है अपने समान लिंग, जैसे लड़की है तो वो गर्ल के साथ ही फ्रेंडशिप करेगी, बॉय है तो वो बॉय के साथ फ्रेंडशिप करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो समान लिंग मित्रता जो है प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान प्रबलित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? रिजिडिटी के रूप में, यानी कि दृढ़ता के रूप में, वांछनीयता के रूप में, डिजायरेबिलिटी के रूप में, इनेबिलिटी यानी अक्षमता के रूप में, या फिर प्लास्टिसिटी ढलनशीलता के रूप में। किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो जाना मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बुरी हो, आसानी से आप उस सिचुएशन के अंदर, या फिर पर्टिकुलर कोई बच्चा जो है, जहाँ पर यहाँ बात की हुई है चिल्ड्रन की, तो बच्चे आसानी से उस परिस्थिति में खुद को समायोजित कर लेते, किसी से उन्हें कोई भी शिकायत नहीं रहती है। इसे आप लोग किस रूप में जानेंगे? ठीक है, इसे हम लोग जानते हैं प्लास्टिसिटी। हिंदी मीनिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा, ढलनशीलता मतलब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है, खुद को एडजस्ट कर सकता है, तो इसे इंग्लिश में प्लास्टिसिटी बोलते हैं। हम लोग देखते हैं ना, प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जैसा हम लोग प्लास्टिक को शेप देना चाहें, चाहे उसे एक कप का शेप देना चाहें, चाहे उसे एक बड़ी बकेट का शेप देना चाहें, आसानी से वो शेप में आ जाता है। तो सेम एडजस्टमेंट यही बोलता है कि आप समाज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ढलनशीलता। रिजिड होना मतलब कि आप चेंज नहीं होना चाहते, आप जैसी सिचुएशन में आप उसी सिचुएशन में रहना चाहते हो, तो ये भी नहीं होगा। डिजायरेबल भी नहीं बैठ रहा है, अक्षमता भी नहीं होगी, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो आंसर क्या बचा है हमारे पास? ढलनशीलता मतलब आसानी से आप उस परिस्थिति के अंदर खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो, यानी कि आप आसानी से ढल चुके हो उस सिचुएशन में, ऐसा अपन लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब आप काफ़ी प्लास्टिसेबल बोल सकते हैं अपन खुद को, कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज कर पा रहे हो। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आज अपन काफ़ी नए पैटर्न वाले क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में देख पा रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ अपन ने, एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हुई है, अपन ने व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े हुए, अपन ने गेस्टाल्टवादी पढ़े हुए, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत अलग है। अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में और बहुत अच्छे से समझ रखा है, क्योंकि यहाँ पर समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, थ्योरी बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, सिर्फ वो है कि आप उस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि ये सारी थ्योरी जो है हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट को समझ गया तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अब देखो, यहाँ पर हमने भी नहीं पढ़ा था कि ढलनशीलता इसको बोलते हैं, बस हमने पढ़ा था कि किसी भी समायोजन होता क्या है, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, खुद को एडजस्ट कर लेना। तो अब यहाँ पर इसको एक नया नाम दे दिया गया कि इस चीज़ को हम लोग ढलनशीलता बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। हमने थ्योरी पढ़ी है तो आसानी से हमने इसका आंसर कर लिया कि इस चीज़ को हम लोग ढलनशीलता या फिर प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर अपन मूव कर रहे हैं। देखो, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्तर प्रवृत्त हो सकता है? तो प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल 130 प्लस होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनका आईक्यू 130 प्लस होता है। 90 टू 120 या 90 से लेकर 120 हमारे नॉर्मल सामान्य बालक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया सीखी जा सकती है? आप क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या चीज़ समझ सकते हो, या फिर उससे आपके अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप हो सकती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, फिर तटस्थ प्रतिक्रिया। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स ही जनरेट होगा ना। हमने तीन वो एक पढ़ी थी, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन, 3 इक्वेशन पढ़ी थी, कि इस इक्वेशन से पता चल रहा था कि हाँ, इस इक्वेशन को अपन फॉलो कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो उसी में आपसे पूछा हुआ है कि आप क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या जनरेट होगा, तो क्लासिकल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। एक काम करते अपन थोड़ा सा 3 इक्वेशन को रिवाइज कर लेते, ताकि आपका पूरा जो पावलोव की थ्योरी है वो यहाँ पर रिविजन हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पर अभी इक्वेशन लिख रही हूँ। देखो, सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है, पहले मैं तीनों यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ, देन अपन इसको समझेंगे। ठीक है,
अनकंडीशनल स्टिमुलस को देने पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल स्टिमुलस को देने पर भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। और कंडीशनल स्टिमुलस को देखोगे तो कंडीशनल रिस्पॉन्स ही जनरेट होगा। ओके, 3 इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। आपकी थ्योरी पार्ट में देखना आप लोग, पीडीएफ में ये तीनों इक्वेशन मैंने बनाई हुई है। इनका हिंदी नेम भी मैंने वहाँ पर मेंशन किया और इंग्लिश नेम में इसको क्या बोला जाता है वो भी दिया था। देखो अब यहाँ पर समझते हैं। अनकंडीशनल मतलब कि अनकंडीशनल मीन्स क्या होता है, मतलब एक तरीके से प्राकृतिक, आपने कोई भी मेहनत नहीं करी है। हम देखो 2 चीज़ें पढ़ते हैं पर्यावरण के अंदर भी, प्राकृतिक चीज़ें होती है और कृत्रिम होती है। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और कृत्रिम मतलब कि जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। तो अब देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब एक तरीके से आपने एक उद्दीपक दिया है, एक स्टिमुलस दिया है जो प्राकृतिक है, ठीक है। अब प्राकृतिक मतलब कि आपने डॉग के सामने रोटी रखी है, तो अब क्या होगा, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है कि लार जनरेट होगी। खाने को देखकर लार जनरेट होती है, तो ये पहली प्रोसेस हो गई। क्या इसमें ह्यूमन के द्वारा कोई मेहनत की गई क्या? बिल्कुल नहीं। खाना देने पर लार का जनरेट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पर मूव करते, दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, यू है। अनकंडीशनल मतलब सेम, वापस से डॉग के सामने यदि आपने भोजन रखा, जो पावलोव ने प्रयोग किया था अपनी थ्योरी में, ठीक है, भोजन रखा लेकिन साथ में आपने कंडीशनल स्टिमुलस मतलब कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग किया। कृत्रिम उद्दीपक इन द सेंस कि आपने अब घंटी का भी प्रयोग किया, ठीक है। अब घंटी का भी प्रयोग करने से क्या इस घंटी का उस डॉग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा था? नहीं, स्टार्टिंग में बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको देखो उसे भोजन मिल रहा था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रही है, उसे भोजन मिल रहा है, साथ में घंटी दी गई है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेम नेचुरल प्रोसेस हुई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जैसे पहली प्रोसेस में हो रहा था वैसे ही दूसरी प्रोसेस में यहाँ पर लार जनरेट हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, बहुत बार ये प्रक्रिया करने के बाद, 10 से 15 बार इस प्रोसेस को करने के बाद हमने यहाँ से भोजन को हटा दिया। अब हमने सिर्फ घंटी बजाई तो सेम लार जनरेट हो गई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब हम कृत्रिम उद्दीपक देते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि कृत्रिम उद्दीपक के सामने कृत्रिम रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। क्योंकि अब नेचुरल प्रोसेस तो ये थी कि भोजन देने पर लार जनरेट होती है, लेकिन हमने तो भोजन दिया ही नहीं, फिर भी लार जनरेट हो गई। तो ये एक मानव निर्मित प्रक्रिया है। इसमें क्या किया गया, पावलोव के द्वारा क्या किया गया, देखो इससे समझते हैं। पावलोव ने क्या किया, इस भोजन का कनेक्शन इनडायरेक्टली इस घंटी से करवाते हुए उसकी लार से कर दिया, ठीक है। चाहता तो वो पावलोव तो यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं घंटी और लार में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाए। इसके लिए उन्होंने माध्यम किसका लिया, भोजन का लिया। अब भोजन में वो खाना प्रस्तुत कर सकते हैं, हड्डी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी डॉग के खाने लायक चीज़ हो वो उसे प्रस्तुत करेंगे। अब इस चीज़ को हटा देने पर क्या हुआ, यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा देने से क्या हुआ, धीरे धीरे कंडीशनल स्टिमुलस मतलब इसका रिलेशन, कंडीशनल स्टिमुलस का रिलेशन किससे बन गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स से बन गया। एक काम करती हूँ, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी आज पूरी क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 1 मिनट देना मुझे। देखो साधारण सी बात है, ये पहली कंडीशन है जो मैंने वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ यूसीएस और यूसीआर लिखी थी। भोजन देने पर लार जनरेट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। भोजन के साथ घंटी बजाकर उस डॉग का लार जनरेट करना, ये भी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसमें घंटी का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन तीसरी प्रोसेस क्या है, भोजन को हटा देने पर घंटी बजाने पर लार का जनरेट होना मानव निर्मित प्रक्रिया है, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस है, मानव निर्मित प्रक्रिया ये है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन अपन इसको कैसे कंसीडर करते हैं, और भोजन और लार के संबंध में यदि अपन को समझे इसको, जो कि डॉग का एक्सपेरिमेंट था इवान के ऊपर, इवान ने किया था, तो वो किस तरीके से किया था, ठीक है। वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो शास्त्रीय अनुबंध की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि एक हमने सिचुएशन क्रिएट कर दी, कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। हमने देखा था तीसरी जो इक्वेशन थी उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला, कंडीशनल स्टिमुलस देने पर कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। कृत्रिम उद्दीपक को देने पर कृत्रिम रिस्पॉन्स, कृत्रिम प्रतिक्रिया दी जाएगी, तो यही कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर, ये देख लो कहाँ पर है ये वाला, वातानुकूलित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। हमने इसे इंग्लिश में ही याद करा है पूरा, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो यदि आपने ये ऑप्शन देखा होगा, क्योंकि ये थोड़े आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अनकंडीशनल, असुविधाजनक, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे इसको यहाँ पर प्राकृतिक लिखना था, ठीक है। तो आप इसे यदि इंग्लिश में देखते हो तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकते हैं, ओके। और हमने जब थ्योरी सेशन कंप्लीट किया था तब हमने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट भी किया था कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था पावलोव के द्वारा, तो सबसे पहले भोजन पेश किया गया था, पहले घंटी बजाई गई थी। तो सबसे पहले एक बार घंटी बजाई गई थी, जिससे क्या होता है, डॉग को समझ आता है कि कहीं ना कहीं इस घंटी का कनेक्शन मेरे भोजन से है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि कितने सेकंड तक बजाना सफिशिएंट रहता है, कुछ नियम और शर्तें भी रहती है। तो वो सारी चीज़ें आती है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका इस थ्योरी से अराइज हो सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कंपैरेटिव मेथड, आप तुलना कर लो। विकासात्मक विधि, उसका देख लो कि कितने डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें। स्टैटिस्टिकल मेथड यहाँ पर अप्लाई कर लो, सांख्यिकी विधि आप अप्लाई कर लो, और मनोविश्लेषण विधि यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड जो होती है उसको आप अप्लाई कर लो। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप डेवलपमेंटल मेथड जो होती है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। क्लास में आप यहाँ पर देख सकते हो, आप खेल के मैदान में उसका फिजिकल डेवलपमेंट देख सकते हो, क्लास में आप मेंटल डेवलपमेंट आईक्यू के थ्रू चेक कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंटल मेथड यानी विकासात्मक विधि के थ्रू हमें पता लग सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिक्षेप ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हिरार्की जो है, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत, ये एक ही ने बताई थी जो है अब्राहम मास्लो, और हमने पूरा उनका जो हिरार्की है उसको पढ़ा भी था कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा उनका हिरार्की होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये हिरार्की किसके द्वारा बनाई गई है? आवश्यकताओं का, जैसे ही आपको दिखे कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या फिर ये हिरार्की किसके द्वारा दी गई, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो पुराने प्रीवियस वीडियोज आकर विजिट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ भी है कि हिरार्की किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि यानी कि कौन सा ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करता है? ठीक है, ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस हेल्प अस टू वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। यदि आपको हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो एक बार आप इंग्लिश वाला जो आपको दिया हुआ है उसको भी जाकर पढ़े, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें पूछना क्या चाहता है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन से हमें पता चल जाती है वैलिड इन्फॉर्मेशन, या फिर अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू पता चलती है, अभिसारी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के थ्रू पता चलती है, कॉग्निशन संज्ञान के थ्रू हम चीज़ों को मान्य कर सकते हैं। तो हमने देखो एक चीज़ पढ़ी थी जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं इवैल्यूएशन मूल्यांकन वाला, तो मूल्यांकन में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि टीचर बच्चों का मूल्यांकन कर लेता है, उनको इवैल्यूएट कर लेता है, साथ ही टीचर खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लेता है। क्यों करते हैं इवैल्यूएशन, हम लोग करते क्यों है, मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग किसी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में वीक है, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा किस पर्टिकुलर किस चीज़ में वीक है, और उसके थ्रू वो यहाँ पर रिमीडियल करता है, उसका उपचार करता है जहाँ पर भी उसको कमी लग रही है, तो वही डायग्नोसिस करना, देन उसका रिमीडियल करना। तो यहाँ पर मान्य करने में हमें किस चीज़ का सपोर्ट मिलता है, इवैल्यूएशन इस चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। यदि हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही सेशन बच्चों का स्टार्ट होता है तो डे 1 से लेकर डे लास्ट तक टीचर क्या करता है, बच्चों का इवैल्यूएशन करता है, ताकि उसे पता चले कि बच्चा किस टॉपिक पर या किस पॉइंट पर जाकर वीक है, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है, मतलब बच्चे एक दूसरे को कब सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट यहाँ पर बच्चों को कब मिलता है, ग्रुप में, टीम में, सोसाइटी में, या फिर क्लासरूम में। तो देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि बच्चा जब टीम वर्क करता है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। टीम में रहकर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, एक दूसरे से कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें बच्चा टीम में रहकर बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए हमने 15 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिए हैं, आगे हम 30 क्वेश्चन और
बिल्कुल 50 का टारगेट आज हम कंप्लीट करके चलेंगे कि 50 क्वेश्चन हमें एनी हाउ करना है। तो नेक्स्ट पेपर पर मूव करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया था। आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा होगा, TAT और CAT। हमने 2 टेस्ट पढ़े जब हम लोग व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर 2 टेस्ट आते हैं, TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और दूसरा आता है हमारा चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 14 प्लस बच्चे जो होते हैं, 14 वर्ष से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए अप्लाई किया जाता है। और ये 3 से 14 या फिर ऐसा माना जाता है कि 3 से जो 10 वर्ष के आसपास के बच्चे हैं उनके ऊपर ये वाला टेस्ट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि जो टैट टेस्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया है। आइजैक और ऑलपोर्ट के द्वारा, गॉल्टन और क्रैशमर के द्वारा, यूंग और शेल्डन के द्वारा, मुरे और मॉर्गन के द्वारा। तो ये थ्योरी जो है मुरे और मॉर्गन के द्वारा दी गई है। आप रिकॉल कर सकते हैं, देखो हमने पढ़ा भी था इस टेट के अंदर टोटल 31 कार्ड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 10-10 के 3 पेयर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 30 कार्ड होते हैं टोटल और एक कार्ड यहाँ पर पूरा फ्री रहता है। अब इसके अंदर होता क्या है, 10 स्टार्टिंग के जो 10 कार्ड रहेंगे उसमें किसी आदमी का फ़ोटो रहेगा, मतलब कुछ पिक्चर्स रहती है। होता इन कार्ड में ऐसा है कि 30 कार्ड जो होते हैं उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई रहती है और बच्चा जो रहता है, जैसे यहाँ पर 14 साल के जो बच्चे, 14 अबव जो बच्चे होते हैं जिनकी एज, उनको यहाँ पर स्टोरी लिखना होती है। जो ब्लैंक कार्ड यहाँ पर दिया हुआ रहता है उसमें बच्चों को जो भी वो देख रहे हैं, जो भी वो इमेज देख रहे हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर बच्चों को स्टोरी लिखना रहती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 10 कार्ड है उसमें आदमी के कुछ पिक्चर्स और वो कुछ काम कर रहा होता है, कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है, उसकी इमेज बनी हुई रहती है और बच्चों को यहाँ पर अपने शब्दों में कुछ स्टोरी बनानी होती है। नेक्स्ट 10 कार्ड में यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ औरतें होती है जो अपना काम कर रही होती है या कुछ एक्टिविटी वो कर रही होती है, उसका इमेज रहता है। बच्चों को यहाँ पर उनके बारे में स्टोरी लिखनी होती है। और नेक्स्ट जो 10 कार्ड होते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और महिलाएं साथ में होते हैं, वो कुछ कार्य कर रहे होते हैं, उनकी स्टोरी यहाँ पर बच्चों को लिखना रहती है। तो वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, वो सारा इसके अंदर पता हमें चल जाता है। ठीक है, उनके व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती है वो उस पिक्चर से कुछ इस तरीके की रहती है, इस तरीके से डिज़ाइन की हुई रहती है। लाइक उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है तो बच्चा यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में सारी चीज़ों को शो कर देता है। तो जैसे बच्चे टीचर के साथ एकदम से फैमिलियर नहीं होते हैं तो इन जो टेक्निक्स होती है पर्सनालिटी से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं इनके माध्यम से टीचर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चा इस परेशानी से जूझ रहा है। तो ये तो हो गई 14 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे ये जो टेक्निक है मूरे ने बनाई हुई है। ठीक है, 1935 में उन्होंने ये जो टेस्ट है TAT करके, व्यक्तित्व आत्मबोधन टेस्ट इसको हिंदी में बोला जाता है, इसका निर्माण कर दिया था। लेकिन 1938 में मॉर्गन ने इसमें कुछ संशोधन किए थे, तो इस टेस्ट को अब मूरे और मॉर्गन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1938 में आया था। आया तो ये 1935 में ही था जो कि मूरे लेकर आए थे, लेकिन 1938 में इसमें कुछ संशोधन किए मॉर्गन ने, इसलिए इस टेस्ट को अब मूरे और मॉर्गन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और टेस्ट होता है CAT करके, अभी तो अपन TAT पढ़ रहे हैं, ये बच्चों से रिलेटेड होता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट इसको बोला जाता है। ल्यूपेन, बॉलकर कुछ नाम है उनका। ठीक है, इनके द्वारा ये टेस्ट लाया गया था। ये 3 से लगभग 3 से 14 साल के बच्चों के लिए अपन इसको बोल सकते हैं। इसमें भी कार्ड रहते हैं, उसमें हमने देखा था टोटल 31 कार्ड होते हैं। एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका पूरा रिविज़न भी हो जाए और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है उनका यहीं पर ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, एक अपन ने पढ़ लिया टेट और एक और अपन अभी पढ़ेंगे कैट। ठीक है, टेट को बोला जाता है, अभी अपन ने इसका पूरा नाम देख ही लिया है, थीम एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो दोनों के फुल फॉर्म पूछ लिए जाए तो वो आप बता सकते हैं। ये 1935 भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है और 1938 भी दिख सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या ऑप्शन मिला हुआ है। ये मूरे और मॉर्गन के द्वारा लाया गया था। मूरे 1935 में इसको लेकर आ गए थे, लेकिन मॉर्गन ने इसमें कुछ संशोधन किए तो इसे मूरे मॉर्गन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1938 में इन्होंने किया था। और ये जो है हमारा चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये हमारा 1949 में आया था। इसके बाद हर 2-3 साल में इसमें संशोधन होते हैं। लास्ट जो संशोधन हुआ था वो हमारा 1993 में हुआ था। ठीक है, 1993 में इसके अंदर एक संशोधन किया गया था। ये बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, टेट और सेट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर C लिखा हुआ है मतलब चाइल्ड है, तो ये छोटे बच्चों के लिए 3 से 10 साल के लगभग बच्चों के लिए अपन इस टेस्ट को मान सकते हैं। इसमें टोटल 31 कार्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है,
टेट के अंदर टोटल 31 कार्ड प्रयोग किए गए थे। 10 में पुरुष थे, 10 में महिलाएं थी और 10 में पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में थे और एक कार्ड ब्लैंक था जिस पर बच्चों को यहाँ पर स्टोरी लिखनी थी। और केट जो हमारा कार्ड है इसके अंदर टोटल 10 कार्ड हैं, ठीक है। और 10 में एनिमल्स यानी जानवर जो होते हैं, पैट एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, उनके पिक्चर्स थे और बच्चों को उन एनिमल्स को देखकर यहाँ पर अपनी स्टोरी लिखना थी, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड के अंदर डिफरेंस है। बड़े बच्चों के लिए पुरुष और महिलाएं बनाई गई थी और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स को देखकर, एनिमल्स के पिक्चर बताकर उन्हें बोला गया था कि अब आपको यहाँ पर स्टोरी लिखनी है, ओके, ठीक है। तो एक टेट से रिलेटेड एक कंजीशन और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जैसे कि 10 और 10 और 10 के पेयर में 3 कार्ड का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया था। तो उन्होंने एक कंडीशन बताई थी कि जब बच्चों के ऊपर आप लोग ये टेस्ट करें तब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर एक टेस्ट करने से पहले इसमें जो ड्यूरेशन होना चाहिए, समय होना चाहिए, वो 24 घंटे का होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में कोई भी 10 कार्ड दिखाए, बच्चों ने स्टोरी लिखी, तो अगले 10 कार्ड आप उन्हें 24 घंटे के बाद दिखाएंगे। मतलब अगले दिन आप अगला टेस्ट लेंगे, फिर अगले दिन आप उनका नेक्स्ट टेस्ट लेंगे। ये उनकी कंडीशन थी क्योंकि एक साथ इतनी सारी स्टोरीज लिखना बच्चों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 10-10 करके आप 3 दिन तक इस टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि विषय आत्मबोधन टेस्ट जो है किसके द्वारा दिया गया, मूरे और मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कैट जो टेस्ट है हमारा, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो लियोपोल्ड बेलाक के द्वारा दिया गया था। बेलोक हो सकता है, बेलाक हो सकता है, ऐसा ही उनका नाम है। लियोपोल्ड बेलाक के द्वारा ये टेस्ट दिया गया है, जो कि 3 से 10 वर्ष के लगभग के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके ऊपर किया जाता है। 10 कार्ड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखो, आप एक बाल चिकित्सक हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। मतलब वो 7 साल का जो बच्चा है तरुण, हो सकता है उसे ऑटिज्म हो, ऑटिज्म से वो जूझ रहा हो। ऑटिज्म एक बीमारी होती है। आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा है, ठीक है। मतलब जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपने इस तरुण को उनके पास भेजा है। अब वहाँ से एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। उन्होंने आपको एक रिपोर्ट डिलीवर की है कि ये इस बच्चे से रिलेटेड, उन्होंने पूरा उसका एनालिसिस किया, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उन्होंने आपको भेजी। अब आपको क्या करना है, उसकी जो मदर है, उसके जो पेरेंट्स है, उनको बताना है कि उनके बच्चे को एक्चुअल में कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो अब आप कैसे बताएंगे, वो यहाँ पर बताना है। मौखिक प्रस्तुति कौशल के माध्यम से बताएंगे, मतलब ओरली बता देंगे आप उनको। मौखिक अवधारणा, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ऑटिज्म होता क्या है। ब्लॉक डिज़ाइन के थ्रू बताएंगे, या फिर अमूर्त सोच यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि आप जस्ट ओरल रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं, ओरली आप पूरा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर और ये चीज़ें हो जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको ऑटिज्म के बारे में कैसे बताएंगे। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ऑटिज्म के बारे में बता देती हूँ कि ऑटिज्म होता क्या है। देखो, इसके अंदर ये जो बीमारी होती है किस तरीके की होती है, इसमें बच्चा बहुत शाय होता है। मतलब वो लोगों से सामने जाकर नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता है, और मतलब बात करने में इतनी उसको शायनेस फील होती है कि मैं किसी से कैसे बात करूँगा। एक तरीके से आप इसको मानसिक विकार बोल सकते हो। देखो, मैं पूरा बता देती हूँ। सबसे पहली बात, ऑटिज्म अपन पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वलीनता, ठीक है। और इसको शॉर्ट में एसीडी लिखा जाता है। एसीडी होता है ऑटिज्म कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, एसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे अभी अपन ओसीडी का पढ़कर आए थे, एक क्वेश्चन अपन ने ओसीडी का पढ़ा था। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वैसे ही एसीडी होता है ऑटिज्म कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इस एसीडी या फिर ऑटिज्म, नॉर्मल भाषा में इसे ऑटिज्म ही बोला जाता है। तो ये ऑटिज्म होता क्या है, एक प्रकार की मानसिक विकृति अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसमें बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऐसा मेंटली भी नहीं बोल सकते, मतलब वो लोगों से बात करने में शर्माता है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, ठीक है, जिसमें शाहरुख खान रहता है और इसमें एक बच्चा रहता है ईशान करके, उसका पूरा बताया हुआ है। वो पूरी मूवी जो है ऑटिज्म से ही रिलेटेड है। को मैं बताती हूँ आपको। देखो, याद आया होगा, आमिर खान की ये मूवी है तारे ज़मीं पर। इसमें आमिर खान जो इसका टीचर रहता है, इसके पेरेंट्स वगैरह जो रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, ये किसी से बातचीत नहीं करता है। हमेशा डरा डरा क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जब आमिर खान आता है तो उसे समझ आता है कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। इसका आईक्यू बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि ये वाला जो पर्टिकुलर बच्चा है जो मूवी में बताया गया है,
इसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब इसके अंदर क्वालिटी तो है लेकिन उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो आमिर खान इसको पहले समझता है कि इसको बीमारी क्या है, तो इसको ऑटिज़्म रहता है, जहाँ पर ये दूसरे व्यक्तियों से बात करना, उनसे घुलना मिलना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो सेम बीमारी ऑटिज़्म होती है जो हमें पहचानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखेंगे 10 सेकेंड, अगर आप इसको कंसीडर करें कि ये बीमारी किन बच्चों में होती है, तो ये मोस्टली 10 साल या उससे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती है, और हर 100 बच्चों में से एक बच्चा जो होता है ऑटिज़्म से ग्रसित होता है। नॉर्मली टीचर बच्चे को शाय समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं, पेरेंट्स बच्चे को ऐसे ही समझ लेते हैं कि चलो ठीक है हमारा बच्चा शाय है, चीज़ों को नहीं समझता है, उससे जैसे नॉर्मली मैथ्स की कैलकुलेशन वगैरह ये इनसे नहीं होती है, जैसे पर्टिकुलर इस वाले बच्चे को बिल्कुल मैथ से समझ नहीं आती थी, ऐसा लगता है कि हवा में शब्द उड़ रहे होते हैं, मतलब ऐसा रहता है इन बच्चों के अंदर। तो इस प्रकार के बच्चों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, इन बच्चों को आप ब्लॉक डिज़ाइनिंग के थ्रू समझा सकते हो। ब्लॉक डिज़ाइनिंग मतलब आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे जैसे कि कलर्स वगैरह बताना चाहते हो, तो आप येलो कलर का एक बॉक्स रख दो, फिर इनको इन ब्लॉक्स के थ्रू समझाओ कि हाँ ये येलो कलर है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को पढ़ाने के, खेल विधि होती है, बहुत सारी टीचिंग मेथड्स होती है, उनके थ्रू हम लोग इनको यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के ऑटिज़्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, ऑटिज़्म विकृति होती है, मानसिक विकृति होती है, तो स्वलिनता जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो इस प्रकार के बच्चों को कुछ अलग तरीके होते हैं जिससे हम इनको हैंडल कर सकते हैं। देखो इसका निदान संभव नहीं है, लेकिन इसके कुछ दूसरे तरीके हैं जिससे इसको कम किया जा सकता है। बच्चों की जो शाइनेस होती है उसको हम लोग यहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की संभावना अधिक है। अभी हमने देखा बच्चा शाय है, दूसरों से नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता है, किसी से अपनी फीलिंग्स वगैरह वो शेयर नहीं करता है, खुद से अकेले रहना वो पसंद करता है। तो इस प्रकार का बच्चा जो है उसकी ओरल स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो बात नहीं करता है। मौखिक अवधारणा वही चीज़ है, गठन उसका जो फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, क्योंकि वो बातचीत नहीं करता है, बोलता नहीं है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। अमूर्त सोच, उसका जो सोचने का जो तरीका है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो भी अच्छी नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, किस प्रकार के बच्चे जो होते हैं ब्लॉक डिज़ाइन में अच्छे हो सकते हैं, आप उनको इस मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं। कोई भी एक रियल एग्जाम्पल लेकर मूर्त रूप में चीज़ों को उनके सामने रखकर उनको नई चीज़ें पढ़ा सकते हैं। जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, उनको टीच करना चाहते हैं, आसानी से आप लोग ब्लॉक डिज़ाइनिंग के थ्रू यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनकी ताकत जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है, तो वो ब्लॉक डिज़ाइन में ज़्यादा परफेक्शन अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही हैंडल करना है। इसके लिए सबसे पहले आपका जो बेस है, मतलब जो भी आपने बेसिक से पढ़ाई की है चैप्टर 1 से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी की जितनी भी बुक्स होती है ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, और थोड़ी बहुत आपको मार्केट से परचेस भी करना पड़ सकती है। जितना ज़्यादा आप डीप में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा। ठीक है, मैंने जो अपने कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं वो इसी तरीके से किए हुए कि हर एक चीज़ को वहाँ पर डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यदि चाहें तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बुक्स वगैरह यदि अवेलेबल है, इन बुक्स से नहीं पढ़ना है, लाइक सीटेट की बुक हो गई, तो वो सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के पर्पज़ से, जितना ज़्यादा आपको डीप नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वो 30-40 पेज की जो बहुत सारी बुक्स आती है, जिसमें आप 30-40 पेज की यदि बुक पढ़ लोगे तो आपका एमपीटेट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स लगाने से एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जितना ज़्यादा आप डीप में स्टडी करोगे उतनी ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है लिंग ब्लैंक रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स से निर्धारित होता है। तो हमने देखा है कि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है या फिर सांस्कृतिक अवधारणा, आप इसको बोल सकते हो, कि एक कल्चर के द्वारा ये चीज़ डिसाइड कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्स जो होता है वो एक जैविक अवधारणा है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। लिंग जो है एक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है, समाज के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। इसके कुछ हम देखते हैं कि जो जेंडर बायस होता है वो यही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, पूरा चैप्टर भी है इसका पूरा। ठीक है, और जो सेक्स जो रहता है वो एक जैविक है, बायोलॉजिकल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है के रूप में जाना जाता है। आप किसी भी चीज़ का अर्थ या फिर उसका मीनिंग कैसे जानते हो, वाक्य के थ्रू, मतलब एक सेंटेंस के थ्रू, फोनिक्स के थ्रू, या फिर शब्दों के थ्रू, या फिर सिमेंटिक के थ्रू। तो आपको बताओ, सिमेंटिक को हमने हिंदी में पढ़ा था, सिमेंटिक को हिंदी में बोला जाता है शब्द विज्ञान। किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका बेस कहाँ से जनरेट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, सिमेंटिक्स कहलाती है। वाक्य मतलब किसी भी वाक्य सेंटेंस का निर्माण कैसे करना है, तो वो पूरा उसके अंदर आ जाएगा। फोनिक्स आपकी ध्वनि से संबंधित होता है, और शब्द एक प्रकार का शब्द होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है। जैसे आप इंग्लिश में बहुत सारे रूट वर्ड के थ्रू, डिक्शनरी के बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो आप रूट वर्ड के थ्रू याद करते हैं। जैसे लॉक का मीनिंग क्या हो गया, तो इससे 10 से 12 आप अलग अलग तरीके के वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ पे हो रही है, ये चीज़ हमारी किस में कहलाती है, सिमेंटिक्स कहलाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है, सिमेंटिक्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। देखो, त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंक गणितीय कार्य करती है जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना और घटाना शामिल है। कुछ मैथ्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की गई है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिशा को अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है। अब देखो, हमने पढ़ा है पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। आज के इस सेशन में हमने चारों अवस्थाएं भी डिस्कस करी है। उसमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर बच्चा जो है कुछ इस तरीके से मैथ्स की कैलकुलेशन कर पाता है, ऐसी कौन सी स्टेज होती है। तो 4 अवस्थाएं, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा गणित की कैलकुलेशन करना, चीज़ों को हल्का भारी क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना स्टार्ट कर देता है। फिर आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा कल्पनात्मक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब भविष्य में उसे क्या करना है, यहाँ से उसकी सोच बनना स्टार्ट हो जाती है। तो 11 वर्ष से अधिक बच्चे जो करते हैं वो अमूर्त चिंतन करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम जीन पियाजे की थ्योरी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है या त्रिशा जो है वो गणित की अवधारणाओं को समझ पा रही है, वो जोड़ना घटाना सब कुछ सीख चुकी है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, ये आता है हमारा मूर्त अवस्था में, जो कि बिल्कुल इसे एक शब्द और बोला जाता है, तार्किक अवस्था। ठीक है, तार्किक अवस्था भी हम लोग इसको बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गणितीय अवधारणा बच्चा कब समझता है, तार्किक अवस्था में समझता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हमने सेम किया था कि संवेदीगामक अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व की भावना का प्रदर्शन करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष का बच्चा बोलने में सक्षम होता है। 3 वर्ष का बच्चा क्या बोलने में सक्षम होता है, ऑप्शन देखिए, सिलेबल यानी कि अक्षरों को बोल लेता है। तीसरा है व्याकरणीकरण, रूप से पूर्ण शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, मतलब व्याकरण मतलब परफेक्ट ग्रामर का फॉर्मेशन करके वो बोल रहा है, कुछ भी गलती वो नहीं कर रहा है। शब्द बोल सकता है या फिर कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोल सकता है। तो देखो, 3 वर्ष का बच्चा जो है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द यहाँ पर बोल सकता है। हमने पढ़ा भी था कि 1 साल के बच्चे हैं तो वो कितने वर्ड्स बोल पाते हैं, फिर वो 2 साल के होते हैं, 3 साल में वो थोड़े थोड़े शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि हाँ उनका काम चल जाए जो उन्हें चाहिए, लाइक खाना खाना है तो वो इस प्रकार के शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 वर्ष तक बच्चा जो है फंक्शनली कंप्लीट वर्ड्स, कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्दों को बोलने में सक्षम होता है। देखो, एकदम से उसकी ग्रामर स्ट्रांग होगी नहीं क्योंकि वो स्कूल जा नहीं रहा है, घर पर तो वो सिर्फ फॉर्मल तरीके से सीखेगा, मतलब इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक रूप से भाषा का ज्ञान लेता है ताकि वो उसके डेली जो लाइफ है उसमें काम आ सके। फॉर्मल वे में कब जाकर सीखेगा वो, जब वो स्कूल में एंटर होगा, स्कूल में प्रवेश लेगा। ठीक है, तो अभी उसकी वो वाली स्टेज आई नहीं है, 3 साल के बच्चे की स्कूल में जाने वाली स्टेज नहीं होती है। तो यहाँ पर वो जितना सफिशिएंट होता है, मतलब जितना उसे आवश्यकता लगती है उतना ही सीखता है। फॉर्मल और एक औपचारिक तरीके से वो स्कूल में जाकर सीखेगा। तो ये व्याकरण वाला जो है, ग्रामर वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। सिलेबल और वर्ड्स को बोलना धीरे धीरे वो 1 से 2 साल में ही स्टार्ट कर देता है, लेकिन पूर्ण शब्द वो 3 साल की अवस्था तक बोलना स्टार्ट कर देगा। नॉर्मली ऐसी ही स्टेज होती है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब्राहम मास्लो के अनुसार, सेम क्वेश्चन हमने पहले वाले में भी किया था, अभी हम फिर से कर रहे हैं। अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। ठीक है, हमने अब्राहम मास्लो का हायरार्की पढ़ा है, उसमें 4 से 5 चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें होती है वो भी अपन देख लेंगे। अभी हमसे पूछा है कि अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा क्या हो सकती, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंधता और स्नेह की आवश्यकता, ये उनके हायरार्की में आता है, दोनों चीज़ें आती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता या फिर एस्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता। तो सबसे अपर लेवल पर कौन सी चीज़ होती है, सबसे हाइट पर कौन सी चीज़ होती है, यहाँ पर आएगा नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे लास्ट स्टेज में व्यक्ति यही करता है, मतलब अपने जीवन के सारे काम कंप्लीट करने के बाद, बच्चों को अच्छे से सेटल करने के बाद, अब वो सोचता है कि उसने अपनी लाइफ के सारे काम कर लिए हैं, अब वो जाकर लाइक तीर्थ यात्रा करेगा या फिर पूरा
प्रीवियस उसकी लाइफ में जितना भी उसने किया है कार्य उसको एनालिसिस करता है। तो सबसे अपर लेवल की जो स्टेज आती है वो आती है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे हायर लेवल पर इसको रखा जाता है। तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है हायरार्की, अपन इसको सीख लेते हैं। देखो पूरा अपन यहाँ पर मैं डिज़ाइन करके बता देती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आई थिंक इससे पहले वाले जो सेशन हमने लिए हैं सीडीपी के उसमें मैंने आपको पूरा हायरार्की बताया भी था, बट कोई बात नहीं, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे कि किस तरीके से कार्य करता है। देखो इसके अंदर कितनी चीज़ें आती है, 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। 5 चीज़ें अपन बनाकर देख लेते हैं अभी यहाँ पर। सबसे बेसिक नीड क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 और 5। सबसे बेसिक नीड हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है, लाइक हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम हमारी जो फिजिकल नीड्स होती है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर इससे अपर लेवल पर जब ये आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है तब हम किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो दूसरा लेवल आता है हमारा सुरक्षात्मक। सुरक्षात्मक मतलब कि आप यहाँ पर सोचते हो सेफ्टी नीड्स इसको बोला जाता है। सुरक्षा में आप लोग देखते हो कि अब जब आपके पास जीने लायक परिस्थितियाँ हैं तो अब आपके पास घर वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। आपकी सेफ्टी नीड्स यहाँ पर होनी चाहिए। जब आपके पास सेफ्टी भी हो जाती है, जब आपके जीवन जीने का आधार आपको मिल जाता है, तब आप प्रकृति से चाहते हैं कि अब हमारे दोस्त हों, फ्रेंड्स वगैरह हों, ठीक है। अब आपका रिलेशन बन जाए, मतलब कि आप अच्छे तरीके से सेटल हो जाओ, शादी वगैरह हो जाए। तो ये आपकी तीसरी नीड्स के अंदर आता है। इसे संबंधवाद बोला जाता है। मतलब अब आप अच्छे से संबंध बनाना चाहते हो, आपके अच्छे से रिलेटिव्स हो जो आपका अच्छे से ख्याल रख सके, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो तीसरी स्टेज कंप्लीट होने के बाद अगर व्यक्ति इस स्टेज को अच्छे से कवर कर लेता है, अच्छे से कर लेता है कंप्लीट, तो उसके बाद वो फोर्थ स्टेज पर आता है जो आता है आत्मसम्मान की भावना। अब यहाँ पर व्यक्ति क्या चाहता है कि सब लोग उसका सम्मान करें, आदर सम्मान करें, समाज में उसका भी कोई एक ओहदा हो, ठीक है। मतलब वो सम्मान चाहता है। अब समाज से उसकी क्या नीड हो गई कि उसे अब सम्मान चाहिए। सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो ही वो अगले लेवल पर बढ़ेगा, अनटिल और अनलेस वो अगले लेवल पर मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं चाहिए। दूसरा में वो सुरक्षा चाहता है खुद की, उसके लिए घर वगैरह, सामाजिक सुरक्षाएं वगैरह, उसकी नौकरी वगैरह उसे चाहिए। अगर इससे वो आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद उसके संबंध आते हैं, उसे अच्छे संबंध चाहिए, दोस्त वगैरह चाहिए जो उसके सुख दुख में उसके साथ हो, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर चाहिए। उसके बाद उसे चाहिए आत्मसम्मान। अब वो समाज से डिमांड करता है कि उसे सम्मान का पद दिया जाए, ठीक है। अब ये चारों चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति जो है आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो अभी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सबसे अधिक पराकाष्ठा किसकी होती है, आत्मसिद्धि की। मतलब पूरा सेटिस्फेक्शन मिल चुका है उसे अपनी लाइफ से, तो इसे बोला जाता है आत्मसिद्धि की भावना, ठीक है। तो ये 5 लेवल होते हैं अब्राहम मास्लो के। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और इसे आत्मसिद्धि को स्वप्रत्यक्षीकरण भी बोला जाता है। तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख ले, स्वप्रत्यक्षीकरण की भावना इस चीज़ को बोली जाती है, ठीक है। तो आज अपन जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है। मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड की है जिसमें आपको सारे पेपर की लिंक मिल जाएगी। जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे ही पेपर की लिंक मैंने आपको सेंड कर दिए। एक एक करके आप सारे पेपर लगा सकते हैं, बट पेपर ऐसे नहीं लगाना है कि 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन पढ़ लिए। जैसे अभी अब्राहम मास्लो आया तो अब्राहम मास्लो की पूरी थ्योरी को जाकर आपको पढ़ना है। लाइक इवान पी पावलोव आया तो आप वापस से अपने नोट्स, यदि आपको याद भी है फिर भी आप नोट्स को एक बार ज़रूर रिवाइज करें, ताकि आपको रहे कि कोई चीज़ छूट गई है तो वो वापस से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव आत्मसिद्धि की आवश्यकता यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रेरणा की पराकाष्ठा पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अब आप इसको बिल्कुल ऑप्शन से ही लगा सकते थे, इसका डीप में जाने की, स्मृति को डीप में पढ़ने की भी नीड नहीं थी। स्मृति में वस्तु की सतही विशेषता, सतही विशेषता मतलब कि एक सरफेस वाली हम बोल सकते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या हो सकती है। गहरा स्तर संसाधन मतलब कि आपको डीप में जाकर स्टडी करना है। हम लोग यही करते हैं ना, एग्जाम के 10 दिन पहले हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर का सारा पढ़ लेते हैं और पूरे इतने महीनों में हमने जो डीप में पढ़ा हम लोग उसको पढ़ना भूल जाते हैं। तो डीप लेवल स्टडी हमको करनी पड़ती है। अभी हमसे पूछा है कि सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना क्या होता है, ये कौन सी स्मृति, कौन सी मेमोरी के अंदर आता है। दूसरा है आंशिक संसाधन यानी कि पार्शियल प्रोसेसिंग होती है। तीसरा है इलोबरेटिव संसाधन, इलोबरेटिव प्रोसेसिंग, विस्तृत संसाधन। और फोर्थ स्टेज होती है हमारी उथला स्तर संसाधन यानी शैलो लेवल प्रोसेसिंग। तो देखो सतह पर करना है मतलब कि उथला उथला ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा उथला लेवल संसाधन यानी कि
शैलो लेवल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैलो लेवल प्रोसेसिंग पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उथला स्तर संसाधन पर ये प्रोसेस होती है। ऊपर ऊपर से चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसकी जाकर डीप स्टडी नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया गया है? मतलब बच्चे को हमने लालच दे दिया, बच्चे को घर वालों ने लालच दे दिया होता है कि यदि तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, यदि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो आपको एक फ़ोन दिया जाएगा। तो ये किस प्रकार का वादा किया गया है, मतलब ये कौन सा सिद्धांत आपको बता रहा है? क्या ये नकारात्मक पुनर्बलन हमें शो कर रहा है, क्या सकारात्मक नकारात्मक दंड शो कर रहा है, सकारात्मक दंड शो कर रहा है, या फिर सकारात्मक पुनर्बलन की बच्चे को प्राप्ति होगी? तो बच्चे को लालच मिल रहा है, तो एक प्रकार का ये हमारा सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, ये चीज़ एक सकारात्मक पुनर्बलन शो करती है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया तो हमने किया भी था, बच्चे को चॉकलेट देकर पढ़ाने का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का सकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम लोग इसको बोलते हैं। देखो, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? चैप्टर 2 का पहला ही चीज़ ये है कि आनुवंशिकता और वातावरण में आनुवंशिकता क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है जीन्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, सेम क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने बताया। एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाता है। मतलब उसे चॉकलेट का लालच देकर काम करवाया जा रहा है। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है? मतलब चॉकलेट उसके लिए किसका कार्य कर रही है? ऑपरेंट कंडीशनर का, दुष्कर उद्दीपक यानी पनिशिंग स्टिमुलस का, प्रबलक का, या फिर तटस्थ उद्दीपक का? तो देखो, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधक होगा नहीं, नेगेटिव पनिशमेंट वाला तो है नहीं क्योंकि चॉकलेट में रूप में उसे एक लालच मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है। ठीक है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन किया था, यहाँ पर सिर्फ एज अ चॉकलेट कौन सा रोल प्ले कर रही है? तो चॉकलेट हमारे लिए एक रेनफोर्सर का रोल प्ले कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, चॉकलेट एक रेनफोर्सर जो उसे मोटिवेट कर रहा है, एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहा है, बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा का ये काम यहाँ पर कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न तथा त्रुटि इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एरर और ट्रायल मेथड किसके द्वारा बताई गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया? तो बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। खाने के रूप में क्या पेश किया गया? तो बहुत सारे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन अकेले इस थ्योरी से बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के। और किस किस नाम से जाना जाता है? तो और किस सबलन के सिद्धांत से जाना जाता है। बहुत सारे नाम है इस थ्योरी के। ठीक है, आप थ्योरी को एक बार रिवाइज कर ले, जिन्हें स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखी है वो एक बार और जाकर पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका शैक्षिक महत्व क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट तो एनिमल्स के ऊपर करते हैं, तो एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं तो मेन बात तो ये है कि आप बच्चों के ऊपर उसको कैसे अप्लाई करोगे। तो उसके लिए आपको हर एक मेथड जो भी आप पढ़ते हो उसका शैक्षिक महत्व क्या होता है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आप बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो इससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो शैक्षिक महत्व हर एक मेथड का आप जाकर जरूर पढ़ें। प्रयत्न तथा त्रुटि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए, एक सेकेंड, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित हो सकता है। मतलब वो कार्य मोटिवेट क्यों हो रहा है? उससे अंक अर्जित करना है, आवश्यकताओं को जानना, आंतरिक कारक, बाहरी कारक और महारत लक्ष्य, मतलब मास्टरी करना चाहता है। अब हमसे पूछा है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है? ताकि उसे कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लेकर आने। अब अच्छे मार्क्स लेकर आने, अच्छे नंबर लेकर आने, तो कहीं ना कहीं उसे क्लास में फर्स्ट आने का लालच होगा। तो अब ये कौन सा कारक है उसके लिए? ये एक तरीके से बाहरी कारक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रूप में कार्य यहाँ पर कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमने देखा था जुनून, एक अंदर से पेशन होना, वो हमारे लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का कार्य करेगा। ठीक है, और बाहरी कारक मतलब कि उसके अंदर एक लालच आ चुका है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? नॉर्मली हमारा एक अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि नंबर लाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो अंक अर्जित करने के लिए वो
पढ़ाई कर रहा है तो उसके पीछे एक तरीके का लालच ही है। तो ये किस प्रकार का लालच है वो आपसे पूछा गया है, तो ये एक प्रकार का बाहरी कारक आप इसको बोल सकते हो, ये एक प्रकार का एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन वही वही थ्योरी है इवान पेट्रोविच पावलोव की। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक बन जाता है। उदासीन उद्दीपक जो है क्या बन सकता है, हमने बनाया था जो घंटी थी उसको हमने क्या बनाया था वो आपसे पूछा गया है। अनकंडीशनल अनुक्रिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, प्रानुकूली उद्दीपक और प्रानुकूली अनुक्रिया। बेटर है कि आप इंग्लिश में ऑप्शन देख लें। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक उदासीन उद्दीपक को आपने क्या बनाया था, ठीक है। अभी अपन ने इक्वेशन भी देखी थी, अब सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो एक उदासीन उद्दीपक क्या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बन सकता है, यूआर बन सकता है क्या, कंडीशनल स्टिमुलस बन सकता है क्या, दूसरा ऑप्शन था अनकंडीशनल स्टिमुलस बन सकता है क्या, तीसरा है कंडीशनल स्टिमुलस बन सकता है और फोर्थ ऑप्शन है कंडीशनल रिस्पॉन्स बन सकता है क्या। तो एक बार और मैं आपके लिए यहाँ पर जो अपनी इक्वेशन थी वो सारी लिख देती हूँ तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले था हमारे पास यूसीएस, ठीक है। यूसीएस किस में कन्वर्ट हुआ था, यूसीएस हमारा यूसीआर में बन गया था। फिर यूसीएस के साथ साथ हमने सीएस भी दे दिया था, ठीक है। तो ये काय में कन्वर्ट हो गया था, ये सीएस है, एक मिनट, सीएस है तो वापस से ये यूसीआर ही बना था, ठीक है। अब हमने सिर्फ सीएस सिर्फ घंटी प्रदर्शित करी थी तो कंडीशनल रेस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट हुआ था। तो एक उदासीन उद्दीपक ये वाला, एक उदासीन उद्दीपक क्या बन सकता है, यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उद्दीपक की बात करिए तो आप अनुक्रिया रिस्पॉन्स को काट दोगे, उद्दीपक को हमें क्या बनाना है, उद्दीपक उद्दीपक ही रहेगा। तो जितने भी अनुक्रिया वाले क्वेश्चन है, मतलब अनुक्रिया वाले जो ऑप्शन है ये आप कट कर दो। कहाँ है अनुक्रिया, एक तो ये कट कर दो क्योंकि उद्दीपक एक उद्दीपक ही बनेगा, इसकी वजह से जो क्रिया होगी उसकी वजह से रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो ये अनुक्रिया और ये ऑप्शन नंबर डी प्रानुकूली अनुक्रिया, ये दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब हमें देखना है अनुकूलित उद्दीपक होगा या फिर प्रानुकूली उद्दीपक होगा। तो कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से कंडीशनल रिस्पॉन्स ही जनरेट होता है। तो हम हमेशा उद्दीपक जो रहता है वो मानव निर्मित होता है, कृत्रिम होता है, तो वो कंडीशनल ही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रानुकूलित उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस बन सकता है, ठीक है। एक उदासीन उद्दीपक को हम लोग यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जा सकता है। इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ लो। अ कंटिन्यूस लाउड नॉइज इज अवॉइडेड बाय क्लोजिंग द डोर। यह किस चीज़ का उदाहरण है, हम दरवाजे को बंद करके बाहर से आने वाली तेज आवाज से बच सकते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण आपको बता रहा है, मतलब इस चीज़ से आपको क्या समझ आ रही है, नकारात्मक पुनर्बलन की, नकारात्मक दंड की, सकारात्मक दंड की या फिर सकारात्मक पुनर्बलन की। अब इसमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट को शो कर रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें स्थिति मेंशन नहीं करी है कि आप कैसे बच रहे हो, कोई आपको नेगेटिवली किसी ने बंद कर दिया है या फिर आप डर के बंद हो रहे हो, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। लेकिन अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं कि दरवाजे को बंद करके लगातार तेज आवाज़ से आप बच रहे हो। अब हो सकता है कि वो बादलों के गरजने की आवाज़ हो या फिर आप बाहर के डर से, मतलब कोई बाहर कुछ लड़ाई चल रही है उसकी वजह से आप अंदर आकर छुप गए हो या फिर आप उस आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हो। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो सकता है। अपन इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट का हमें उदाहरण बता रहा है। नकारात्मक दंड देना, तो एक पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी ने दंड दिया हो तो बच्चा अंदर आकर छुप गया हो, ठीक है। और सकारात्मक तो होगा ही नहीं, सकारात्मक तो आप काट सकते हो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर बचने की, किसी चीज़ से बचने की बात हो रही है। तो ये सकारात्मक दंड और सकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा। अब ये दंड करने पर छुपना हो सकता है, बाहर की आवाज़ से बचना हो सकता है। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब कि किसी ने आपको नेगेटिवली मतलब किसी की बात सुनकर आप डर गए हो, मतलब एक रेनफोर्समेंट। हम रेनफोर्समेंट दो तरीके के देखते हैं, पुनर्बलन दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव पुनर्बलन की बात करी, हो सकता है किसी ने कुछ गलत बात बोल दी हो जिसकी वजह से बच्चा अंदर आ गया हो, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन भी हो सकता है। और नकारात्मक दंड भी हो सकता है, दंड देने पर बच्चा दरवाजे के अंदर आकर छुप गया और वो बाहर की आवाज़ को नहीं सुनना चाहता हो। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए था, कंडीशन बतानी थी कि किस स्थिति में बच्चा जो है तेज आवाज़ से बचना चाहता है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे हम लोग किस कंडीशन के रूप में जानते हैं? तो बहुत सारे ऊतक मिलना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऊतक मिलकर एक सेल बनाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप किस नाम से जानते हो? तो हमने एक चीज़ तो पढ़ी थी, मान लो हमने कोशिका वगैरह, सेल्स वगैरह, ऊतक वगैरह जो है, टिश्यूज़ वगैरह के बारे में नहीं भी पढ़ा हो, तो जब कोई भी चीज़ मिलती है, हमने दो चीज़ पढ़ी है, एक तो होता है हमारा इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन करना मतलब चीज़ों को एक कर देना, डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ों को अलग अलग कर देना। कोई भी एक चीज़ थी, मान लो जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, अब आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मतलब आपने इसको क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। अब इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें थी, आपने उनको मिलाकर एक चीज़ यहाँ पर बना दी है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। बहुत सारे ऊतक मिलकर एक बड़े ऊतक का निर्माण करेंगे, तो इसे हम लोग एकीकरण, इंटीग्रेशन के रूप में जानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज हमें बिल्कुल 50 का टारगेट कंप्लीट करना है, 50 क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? अराजकता इसके अंदर हो सकती है, बहुत सारा आपका नेटवर्क हो सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता हो सकती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, आत्म संगठन इसके अंदर हो सकता है। तो देखो आप यहाँ पर समझो कि जो संयोजनवाद इसका सही आंसर होगा। संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, संयोजन करना मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाना, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना। तो उसके अंदर अराजकता है, नेटवर्क है, जटिलता है, आत्म संगठन है, इन सबको मिलकर किसका निर्माण होगा? कनेक्टिविज्म का निर्माण होगा, संयोजनवाद का निर्माण होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मानवतावाद आपके व्यवहार से संबंधित है, व्यवहारवाद भी आपके व्यवहार से संबंधित है, संज्ञानवाद अचानक से समाज का विकास हो जाना है। तो ये तीनों पॉइंट तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर, जो कि है हमारा संयोजनवाद, ठीक है, जो कि इन सब चीज़ों को एकीकृत करने से, इंटीग्रेट करने से मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? शिक्षण कौशल जो आपको समावेशी शिक्षा में मदद नहीं करेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में मदद ये चीज़ आपको नहीं करेगी, वो चीज़ क्या है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। पहला ऑप्शन है हमारे पास निर्माण, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है आपका योगात्मक और फोर्थ है आपका परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। तो देखो समेटिव मतलब जो हमारा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। एक तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा होता है कि आप सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाओ, उनको जो जो भी समस्याएं आ रही है आप उसको डायग्नोसिस करो, मतलब आप पहले उनको समझो कि क्या समस्या आ रही है, ठीक है। अब आप उसका क्या करो, निदान आपको पता चल गया, अब आप उसका उपचार करो, रेमेडियल करो, मतलब जो भी समस्याएं आ रही है आप उनको देखो, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कौशल नहीं है। तो फॉर्मेटिव हो सकता है, समेटिव भी हो सकता है और परफॉर्मेंस भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पर नहीं होगा कि बच्चों का अचीवमेंट क्या है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो आई थिंक इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर मुझे कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर निर्माणात्मक फॉर्मेटिव दिया हुआ है, बट फॉर्मेटिव तो हम लोग चेक करते हैं, हम लोग बच्चों की छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं यहाँ पर कि बच्चों ने क्या अचीव किया है, ठीक है। समेटिव हम लोग भी यहाँ पर भी देखते हैं, क्योंकि स्कूल्स में एग्जाम वगैरह होती है, तो समेटिव भी सही है। बच्चों का परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं, उसी के आधार पर हम लोग उनका बनाते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो परफॉर्मेंस भी सही है, फॉर्मेटिव भी सही है और समेटिव, ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल सही है। अचीवमेंट, उनका अचीवमेंट लेवल क्या है, वैसे ये चीज़ भी सही होनी चाहिए, बट पता नहीं इसमें आंसर निर्माणात्मक क्यों दिया हुआ है। तो अभी आप पहला, तीसरा और चौथा तो सही कंसीडर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है कि यहाँ पर सही नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है? अनुमोदक में, असंभव में, मतलब भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ हो, मतलब भावनात्मक ना हो वो चीज़, सत्तावादी में, या फिर आधिकारिक में। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पालन पोषण के लाभ, मतलब बच्चों को जब पालन पोषण मिलता है उससे बच्चों के विकास में लाभ नहीं होगा। तो अगर कोई भी चीज़ उससे इमोशनली, बच्चा उससे इमोशनली टच नहीं है, तो उससे बच्चों को लाभ होने की संभावना काफ़ी कम यहाँ पर हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंबंध होना।
हम देखते हैं कि ह्यूमन जो होता है वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे एनिमल्स भी हो, तो बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली वो प्लांट्स वगैरह सभी से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक व्यक्ति का इमोशनली होना मतलब इमोशनली दूसरी चीज़ से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर वो इमोशनली किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से किसी और चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पालन पोषण का उसके ऊपर लाभ नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों में रचनात्मक विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? हम बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, तो बच्चों के अंदर कौन सा विकास होना चाहिए? देखो, पहला ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देना चाहिए, कि शिक्षक अपना रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे से दे दे, फीडबैक अच्छे से दे दे। प्रतिक्रिया मीन्स फीडबैक होता है। शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए, या फिर शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? बच्चों को हम क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, मतलब टीचर को बच्चे फीडबैक दे सकें। ठीक है, बच्चों को फ्रीडम यहाँ पर होना चाहिए कि वो आसानी से टीचर को रिस्पॉन्स दे सके कि हाँ आप कैसा पढ़ा रहे हो, क्रिएटिव बच्चे यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? बच्चों को देनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा भी सही हो सकता है, शिक्षक को रचनात्मकता के चलो व्याख्यान देना तो गलत हो गया, व्याख्यान नहीं देना, एक्टिविटी करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन इसको हटा सकते हैं। तीसरा है, बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। और शिक्षक को स्वयं भी क्रिएटिव होना चाहिए, जब तक टीचर क्रिएटिव नहीं होगा बच्चे क्रिएटिव कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और फोर्थ भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो ये तीनों स्टेप यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो फोर्थ अवस्था, लास्ट स्टेज कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली कौन सी है? संवेदी पेशी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शरीर के विभिन्न हिस्सों में विकास कैसे होता है? छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास होता है, मतलब पूरे शरीर में विकास नहीं होता है, कहीं कहीं विकास होता है। दूसरा, समान विकास होता है, यूनिफॉर्म होता है। तीसरा है, विकास विभिन्न दरों से बढ़ता है, यानी विकास की विभिन्न दर होती है और कोई विकास नहीं होता है। तो शरीर के विभिन्न विकास में विकास अपने दर से होता है, मतलब जैसे मस्तिष्क का विकास 6 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके हाथ पैरों की लंबाई बढ़ती रहती है, शरीर का विकास होता रहता है। तो अपनी अलग अलग दरें होती है कि किस चीज़ का विकास कितने समय में होगा, कितने तरीके से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न रेट से ये आगे बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं। एक मिनट में इसको पूरा स्क्रीन पर लेकर आती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है लेकिन मेरे पास खेलने की सहन शक्ति नहीं है। तो ये किस प्रकार का परीक्षण हो सकता है? अभिवृत्ति परीक्षण, कौशल परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमने चारों टेस्ट के बारे में पढ़ा है। देखो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था आगे से, इसका जिन्होंने भी पेपर दिया होगा उसको 1 मार्क्स यहाँ पर मिला होगा, 1 मार्क मिला होगा पूरा। अभिवृत्ति परीक्षण क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जहाँ पर टीचर बोलता है कि हाँ मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनको हम अभिवृत्ति टेस्ट यहाँ पर बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। कौशल परीक्षण, बच्चों की स्किल से रिलेटेड टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा अचीवमेंट टेस्ट, बच्चों आगे क्या करने वाले, अचीवमेंट टेस्ट उनका लिया जाता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस में बच्चों का IQ लेवल का पता लगाया जाता है। तो ये चारों ही टेस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में इंटरेस्ट है, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट है लेकिन मेरे पास खेलने की सहन शक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका आपको एग्जाम में मार्क करना था तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ही करना होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं, फिर भी आप यहाँ पर आई डोंट नो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि चारों ही ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है लेकिन आपके पास सहन शक्ति नहीं है, तो ये किस प्रकार का टेस्ट यहाँ पर हो सकता है? ठीक है, तो चारों टेस्ट तो यहाँ पर हो गए। एप्टीट्यूड हम लोग इसीलिए करते हैं, बच्चों का नॉर्मल वाला जो टेस्ट होता है कि वो क्या करना चाहता है, वो वाला टेस्ट हो गया। स्किल टेस्ट बच्चों के स्किल से रिलेटेड टेस्ट है।
स्किल टेस्ट फिर भी आप इसको बोल सकते हो कि बच्चों की खेलों में रुचि है तो उसके लिए हम लोग टेस्ट ले लें, तो वो स्किल टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। अचीवमेंट टेस्ट बच्चों का अचीवमेंट के लिए मतलब आगे क्या करना चाहता है उसके लिए आप अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चों के IQ का टेस्ट वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी स्किल टेस्ट हो सकता था। चलो अपन इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। बच्चे अक्सर माता पिता के लिए के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या बताता है? तो पियाजे ने इस तरीके की बात तो बताई नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कैंसिल होने जैसा ही है यहाँ पर। अगला भी कैंसिल कर दिया गया इसके अंदर। मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव को क्या समझेंगे? ठीक है, मध्य बचपन के दौरान मतलब अपना जो ये चाइल्डहुड स्टेज है, मिडिल चाइल्डहुड स्टेज है, इसमें जब बच्चा बार बार असफल हो रहा है तो बच्चे अपने अनुभव को क्या समझ सकते हैं? संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। दूसरा ऑप्शन है यह निश्चय करें कि नई चीज़ों की कोशिश करना बेहतर है। तीसरा ऑप्शन है यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, न कि स्थिति है जिसमें अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन डी है कुंठा और अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखो, बच्चे यहाँ पर कुंठा का शिकार हो जाते हैं यदि वो किसी अचीवमेंट, किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, कोई भी अचीवमेंट वो नहीं ले पाते, तो वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं और साथ ही वो खुद को असक्षम समझने लग जाते हैं कि हाँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो तीसरा और चौथा दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है कि संकोच इसी गतिविधि से दूर रहते हैं जिसमें उन्हें सफल होने की संभावना हो। यहाँ पर होना था जिसमें उनके असफल होने की संभावना हो, नहीं तो ये वाला ऑप्शन भी अपना सही हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जिन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ पर सही है, गलत यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए इसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, नई चीज़ों को हम लोग डालते हैं तो उसे हम लोग आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 भी कैंसिल कर दिया गया, फिर भी अपन पढ़ते हैं। यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देख लेते हैं, तो यह गेस्टाल्ट की अवधारणा संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? इसमें दिया हुआ है निरंतरता का नियम, तो इसका आंसर यहाँ पर बताया हुआ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। अब आप देखेंगे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। अभी इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अंदर क्या होता है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि यहाँ पर सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें बताया हुआ है कि आपको डॉट डॉट बताना है, इसमें कोई डॉट इस तरीके का होगा, ठीक है, हल्का सा छोटा होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। हज़ारों डॉट के बीच में आपको हल्के हल्के छोटे छोटे से ट्रायंगल होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये निकटता का नियम है। क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे डॉट बने हुए हैं, तो आपको ये चीज़ लगेगी कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे यहाँ पर डॉट है, ये सारे यहाँ पर बिंदु है, तो ये आपका जो भ्रम है वो कहलाता है हमारा निकटता का नियम। अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, जैसे कि आपको ये चीज़ दी हुई है इस तरीके से, आपको आर्क दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई आर्क मान लो, और एक आर्क यहाँ पर दिया हुआ है, तब आप इसको समझ जाओगे, मतलब एक सर्कल आप इसको मान सकते हो। यदि आप इसको कंप्लीट करोगे तो एक सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो, तो ये चीज़ आपकी निरंतरता का नियम कहलाता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर दो भागों में डिवाइड है, इन दोनों को जोड़ने से एक सर्कल बन जाता है, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। इन दोनों को जोड़ने से ये कंप्लीट हो जाएगा और ये सर्कल निरंतर चलता रहेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन जब बिंदु को जोड़ने की बात की गई है तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का नियम, क्योंकि निकट वाली चीज़ों को देखकर आप मेन चीज़ को नहीं पहचान चाहते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है शिक्षकों को टीचर्स को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को होती है, मतलब टीचर जो है, शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को क्या करना होता है वो आपसे पूछा गया है। क्या उन्हें ध्यान रखना होता है, योजना बनानी होती है, हैंडल करना होता है, समझौता करना होता है? तो छात्रों के जो विविध समूह होते हैं उनको एक योजना बनाकर समन्वय उनके साथ बिठाना पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। फिल करके देख लो, शिक्षकों को छात्रों के
विविध समूह की आवश्यकताओं को समूह बनाने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। बहुत सारे विविध हैं, अलग अलग हैं, डाइवर्स ग्रुप हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर योजना बनाकर एक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे समाज में रहते हैं तो सीखने के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, सहयोग से काम करना, पुरस्कार के लिए काम करना, या फिर एकांत मतलब कि अकेले में आइसोलेशन में काम करना। ठीक है, तो अब समाज में आप रहना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा, कोलाबरेटिव वे में, कोलाब्रेशन में काम करना पड़ेगा, सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से यहाँ पर काम करना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सहयोग से काम करना उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद करता है। बच्चे जो हैं असफल हो रहे हैं तो उनको दूर करने में, उनकी असफलता को कम करने में कौन सी चीज़ मदद करती है, उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना। दूसरा ऑप्शन है क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, मतलब उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा आप उनसे कार्य करवाएं। ठीक है, उन्हें बोले कि आप उनको एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप और अच्छा कार्य करो, उनको इनकरेज आप कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें। ठीक है, उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना और उनके अनुभाग कक्षा को बदलना, मतलब आप उनका सेक्शन जो है वही चेंज करें, वो सेक्शन ए में था तो आपने लोअर लेवल वाले सेक्शन बी में उनको डाल दिया। तीसरा और चौथा यहाँ पर कंप्लीटली रॉन्ग है कि आप छुट्टी दे दो उनको कि तुम घर चले जाओ आप थोड़े दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है क्लास में। तो तीसरा और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को बोलना, या फिर क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, मतलब एक तरीके से उनको मोटिवेट करना कि हाँ तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव वे में उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आंसर क्या हो गया, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और उनको मोटिवेट करना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 50 के लगभग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बीच में 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस पेपर में ही रॉन्ग थे, जैसे कि अपन ने शिफ्ट एक जो थी ग्रेड 2 शिफ्ट का पेपर लगाया था। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम अपकमिंग सेशंस में करते रहेंगे। ओके, पूरी 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है। तो जितना सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग बदले में यही चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा, और अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जब हम अपकमिंग सेशंस में आए तो और भी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।